गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो प्रश्न उत्तर सीरीज चल रहा है उसका 90% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। 1700 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रश्न उत्तर हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 18 नंबर क्लास है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे KVS, NVS, DSSB और भी जो विभिन्न प्रकार के TGT और PGT परीक्षाएं हैं उसमें कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं जो विभिन्न प्रकार के काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, ये प्रश्न पूछा गया था PGT में, द्विवेदी युग की कविता की विशेषता क्या है। तो द्विवेदी युग कविता की विशेषता क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, रखिएगा, इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग कविता की विशेषता मानी जाती है। तो आपका B ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में शामिल किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में शामिल किया है। तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, साकेत। साकेत महाकाव्य में ये कहा गया है और इसका विषय वस्तु क्या है। जब भगवान राम को वनवास मिलता है तो उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण भी जाते हैं और यहाँ अयोध्या में उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है वो अकेली रह जाती हैं, वो अपने पति को सदैव याद करती हैं। तो ये जो है एक प्रकार का हृदयस्पर्शी महाकाव्य हम कह सकते हैं साकेत। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन किसका है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, महादेवी वर्मा। ठीक है, रखिएगा, महादेवी वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा गया है। तो हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा ये किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, महादेवी वर्मा। ठीक है, रखिएगा, महादेवी वर्मा को जो है हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जो है इनको छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है और इनको जो है छायावादी युग का ब्रह्मा भी कहा जाता है। ठीक है, रखिएगा, इनको जो है छायावादी युग का ब्रह्मा भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को जो है छायावादी युग का विष्णु कहा जाता है। ठीक है, रखिएगा, छायावादी युग का विष्णु कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है छायावाद का शिव कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत जो है कौन सा विचार अमान्य है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, रूपवाद। याद रखिएगा, रूपवाद जो है ये प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्य है। तो आपका B ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद जो है ये प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। तो आपका B ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ये प्रश्न पूछा गया था DSSB PGT में, दो राह समय के रथ का धतरनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, खास करके सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्ति किसने लिखा है, ये कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो आपका B ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था PGT में,
अज्ञा किस पत्र के संपादक रहे? तो अज्ञा किस पत्र के संपादक रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यह प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। याद रखिएगा, लल्लू लाल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। इसके अलावा सदल मिश्र ने लिखा है नासिकेतोपाख्यान। याद रखिएगा, सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। और इंसाअल्लाह खान ने लिखा है रानी केतकी की कहानी। ठीक याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी लिखा है इन्होंने, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है हिंदी साहित्य की। और सुखसागर के लेखक हैं सदा सुखलाल। ठीक याद रखिएगा, सुखसागर के लेखक हैं सदा सुखलाल। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है यहां से पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल। याद रखिएगा, लल्लू लाल जो थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करते थे। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में। याद रखिएगा, 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, इनमें से कौन सी रचना जो है धर्मवीर भारती की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी रचना जो है धर्मवीर भारती की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरी घास पर क्षण भर। याद रखिएगा, हरी घास पर क्षण भर जो है इसके लेखक धर्मवीर भारती नहीं है। तो इसके वास्तविक लेखक कौन है? तो ये लिखा है अज्ञा ने। याद रखिएगा, अज्ञा ने लिखा है हरी घास पर क्षण भर। बाकी अंधा युग, कनुप्रिया और ठंडा लोहा जो है ये प्रमुख धर्मवीर भारती की रचना मानी जाती है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जानकी मंगल। याद रखिएगा, जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं अभिनय किया है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जानकी मंगल जो है ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है नाटक। याद रखिएगा, नाटक के अंतर्गत आती है जानकी मंगल। ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से जो है आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु। याद रखिएगा, परीक्षा गुरु उपन्यास से जो है आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। और इसके लेखक का नाम है लाला श्रीनिवास दास। याद रखिएगा, लाला श्रीनिवास दास जो है इसके लेखक हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि परीक्षा गुरु के लेखक का नाम क्या है? तो यह है लाला श्रीनिवास दास। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो इनमें से जो है कौन सी हिंदी की पहली कहानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। याद रखिएगा, इंदुमती जो है ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। और इसके लेखक का नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। याद रखिएगा, किशोरीलाल गोस्वामी जो है ये लेखक का नाम है इंदुमती के। यह प्रश्न पूछा गया था एनबीएस पीजीटी में, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? हार की जीत। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन। याद रखिएगा, सुदर्शन जो है इन्होंने लिखा है हार की जीत। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हार की जीत किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है कहानी। याद रखिएगा, कहानी के अंतर्गत आती है हार की जीत। ये प्रश्न आया था केवीएस पीजीटी में, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक जो है भारतेंदु जी ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रणधीर प्रेम मोहिनी। याद रखिएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। तो इसका वास्तविक लेखक कौन है? तो ये लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। याद रखिएगा, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है रणधीर प्रेम मोहिनी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये।
तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है रणधीर प्रेम मोहिनी। बाकी भारत दुर्दशा, नील देवी और प्रेम योगिनी ये प्रमुख नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है आलोक पर्व। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास जो है वो गांधीवाद से प्रभावित है? तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास जो है वो गांधीवाद से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रंगभूमि। ठीक है, रखिएगा, रंगभूमि उपन्यास जो है ये गांधीवाद दर्शन पर प्रभावित है। इसमें जो एक पात्र है सूरदास, एक अंधा पात्र है, वो किस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, दमन के खिलाफ आवाज़ उठाता, किस प्रकार से लड़ता है, आवाज़ उठाता है। अंत में भले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु वो जिस तरह से अंतिम समय तक भी अन्याय के खिलाफ लड़ता है, आवाज़ उठाता है, यही जो है इस उपन्यास में बताया गया है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने मैला आंचल लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। परति परिकथा, जुलूस, ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, आवारा मसीहा किस विधा की रचना मानी जाती है? आवारा मसीहा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवनी। ठीक है, रखिएगा, आवारा मसीहा जो है ये जीवनी के अंतर्गत आती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, रखिएगा, इसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर और ये जो है शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, आवारा मसीहा। ठीक है, रखिएगा, ये जो है शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, इनमें से कौन सा लेखक जो है जीवनी लेखक नहीं माना जाता? तो इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञ। ठीक है, रखिए, अज्ञ जो है ये जीवनी लेखक नहीं है। बाकी रामविलास शर्मा, अमृत राय और विष्णु प्रभाकर ये जो हैं जीवनी लेखक माने जाते हैं। रामविलास शर्मा ने लिखा है निराला की साहित्य साधना। की याद रखिएगा, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। इसके अलावा अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही, जो मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। कलम का सिपाही बहुत ही प्रसिद्ध जीवनी है। और विष्णु प्रभाकर ने लिखा है आवारा मसीहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिद्धांत सिंह चौहान। ठीक है, रखिएगा, सिद्धांत सिंह चौहान जो है इनको हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने लिखा था लक्ष्मीपुरा। ठीक है, रखिएगा, इन्होंने लिखा था लक्ष्मीपुरा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है? तो विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 जो है ये हिंदी के किस विधा की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्टाज। ठीक है, रखिएगा, ये जो है रिपोर्टाज साहित्य के अंतर्गत आता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था एनबीएस पीजीटी में, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, रखिएगा, लोचन प्रसाद पांडे जो हैं ये हमारी यात्रा के
यात्रा वृत्तकार माने जाते हैं। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारी यात्रा ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है यात्रा वृत्त, ठीक है, रखिएगा, यात्रा वृत्त के अंतर्गत आती है हमारी यात्रा। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखाचित्रकार कौन है? अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखाचित्र कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्यवती मल्लिका, ठीक याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र इनमें से कौन सा नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महादेवी वर्मा की रेखाचित्र जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पथ के साथी, ठीक याद रखिएगा। पथ के साथी जो है ये रेखाचित्र नहीं माना जाता, ये जो है संस्मरण, ठीक याद रखिएगा, संस्मरण के अंतर्गत आता है पथ के साथी। बाकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये जो हैं रेखाचित्र के अंतर्गत आती हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा संस्मरण जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इधर उधर की बातें, ठीक याद रखिएगा। इधर उधर की बातें जो हैं ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है। तो इसका वास्तविक लेखक कौन है? तो ये लिखा है रामकुमार खेमका ने, ठीक याद रखिएगा, रामकुमार खेमका ने लिखा है इधर उधर की बातें। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। यह प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तरुण के स्वप्न, ठीक याद रखिएगा। तरुण के स्वप्न जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था DSSB, रस की संख्या 8 किसने मानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रस की संख्या जो है 8 किसने मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि, ठीक याद रखिएगा। भरत मुनि ने जो है रस की संख्या 8 मानी है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो संचारी भावों की संख्या जो है वो कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 33, ठीक याद रखिएगा, यानी 33। तो संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था NVS PGT में, वीर रस प्रधान रचनाओं में कौन सा गुण प्रधान होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीर रस प्रधान रचनाओं में कौन सा गुण जो है वो प्रधान होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओज, ठीक याद रखिएगा। ओज जो है ये वीर रस प्रधान रचना में जो है ओज गुण जो है प्रधान होता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था PGT में, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस का उपयोग किया गया है इस पंक्ति में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार, ठीक याद किया, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था DSSB PGT में, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चौपाई छंद में जो है कितनी मात्राएं होती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 16, ठीक याद रखिएगा, 16 मात्राएं होती है चौपाई छंद में। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था PGT टीचर में, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोरठा, ठीक याद रखिएगा। सोरठा जो है ये दोहा छंद का विपरीत छंद होता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था NVS PGT में, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास, ठीक याद रखिएगा। इसमें जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे किसी वाक्य में अगर स स स स
अगर बार बार स वर्ण का प्रयोग है तो उसमें जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था एनबीएस पीजीटी में, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, तो काव्य शास्त्र के अनुसार ये किसका लक्षण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ का त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, तो काव्यशास्त्र के अनुसार ये कथन, ये लक्षण किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। ठीक है, ये जो है ध्वनि लक्षण के अंतर्गत आता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया था और इन्होंने लिखा था ध्वन्यालोक। ठीक रखिएगा, इन्होंने ध्वन्यालोक नामक एक ग्रंथ लिखा था जो कि ध्वनि संप्रदाय पर आधारित है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में, ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्वनि संप्रदाय को जो है व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिनव गुप्त। ठीक रखिएगा, अभिनव गुप्त जो है इनको ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था केबीएस पीजीटी में, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत आया था, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ था। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कौन है? तो वो है संस्कृत। प्रथम प्राकृत कौन है? तो वो है पाली। द्वितीय प्राकृत कौन है? तो वो है प्राकृत। तो इस प्रकार से जो है कई बार हिंदी भाषा से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11। ठीक रखिएगा, टोटल जो है 11 स्वर वर्ण होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था DSSB पीजीटी में, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं मानी जाती? तो इनमें से जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बघेली। ठीक रखिएगा, बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है पूर्वी हिंदी। ठीक रखिएगा, ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है बघेली। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। बाकी ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली ये जो है प्रमुख पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है? तो इनमें से जो है कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुंदेली। ठीक है, बुंदेली जो है ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, ये जो है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है बुंदेली भाषा। बाकी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी जो है ये प्रमुख राजस्थानी बोली के अंतर्गत आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ये प्रश्न पूछा गया था एनबीएस पीजीटी में, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भारतीय स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोली। ठीक याद रखिएगा, इसको जो है बोली कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी का जो विकास है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और खस अपभ्रंश से जो है पहाड़ी हिंदी, ठीक याद रखिएगा, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ था। और मागधी अपभ्रंश से जो है बिहारी हिंदी, ठीक याद रखिएगा, बिहारी हिंदी का विकास हुआ था। तो इस प्रकार से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है
वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। पहाड़ी हिंदी का जो विकास है वो खस से हुआ था, और बिहारी हिंदी का विकास जो है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ था। तो इस प्रकार से जो है कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था DSSP PGT में, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली मानी जाती है। तो कन्नौजी हिंदी जो है ये किस उपभाषा की एक बोली मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था PGT में, इनमें से कौन सी ध्वनि जो है वो अंतस्य नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इनमें से कौन सी ध्वनि जो है वो अंतस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब। ठीक है, ब जो है ये अंतस्य नहीं है। बाकी य, र, ल और व ये जो है प्रमुख अंतस्य ध्वनियाँ मानी जाती हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो द ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दंत्य। ठीक है, द जो है ये दंत्य के अंतर्गत माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था PGT में, भारवी की माता का नाम क्या था। भारवी, तो कवि भारवी के माता का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुशीला। ठीक है, सुशीला जो है इनके माता का नाम है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया है NVS PGT में, शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माघ कवि। ठीक है, माघ कवि ने लिखा है शिशुपाल वध। यह प्रश्न पूछा गया था DSSP PGT में, श्रीहर्ष के पिता का नाम क्या है। श्रीहर्ष, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरि। ठीक है, हरि जो है इनके पिता का नाम है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, दशकुमार चरित्र के लेखक का नाम क्या है। तो दशकुमार चरित्र के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दंडी। ठीक है, दंडी जो है इसके लेखक का नाम है दशकुमार चरित्र के। यह प्रश्न पूछा गया था PGT में, इनमें से कौन सी रचना जो है दंडी की नहीं मानी जाती। तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो दंडी की नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी जो है इसके लेखक दंडी नहीं है, ये लिखा है बाणभट्ट ने। ठीक है, इसके लेखक हैं बाणभट्ट। तो कई प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि कादम्बरी के लेखक कौन है। तो वो है बाणभट्ट। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1893 से 1918। ठीक है, 1893 से 1918 जो है इन्होंने द्वितीय उत्थान का समय माना है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1893। ठीक है, 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन जो है किस संस्थान ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन जो है वो किस संस्थान ने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा ने जो है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया था। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था DSSP में, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। ये किसका कथन है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गारसादा तासी। ठीक है, गारसादा तासी ने कहा है, जो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक माने जाते हैं, जिन्होंने लिखा था द इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। इन्होंने कहा है
कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को बोली कहना उचित नहीं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो पहले हमने पढ़ा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है। तो अब पूछा गया है कि प्रथम उत्थान का समय जो है उन्होंने कब माना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1868 से 1893। ठीक याद रखिए, 1868 से 1893 जो है इन्होंने प्रथम उत्थान का समय माना है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो प्रथम उत्थान का समय है 1868 से 1893 और द्वितीय उत्थान का समय है 1893 से 1918। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में। पुस्तक जलहण हत्ते दे चली गजनन नृपकाज में जलहण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। ठीक याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो जो है इसके संदर्भ में कहा गया है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को संपूर्ण किसने किया था? तो वो है जलहण। ठीक याद रखिएगा, जलहण ने किया था। जलहण कवि ने पृथ्वीराज रासो को संपूर्ण किया था। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया है केवीएस पीजीटी में। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिय सियार, 12 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये विधा जो है ये किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आल्हा। ठीक याद रखिएगा, आल्हा विधा मानी जाती है। और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ से लिया गया है। तो ये किस पुस्तक से या किस ग्रंथ से लिया गया है ये? तो ये लिखा गया है परमाल रासो। ठीक याद रखिएगा, परमाल रासो से ये पंक्ति ली गई है। तो यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि 12 बरस लो कुकर जीवे, ये जो पंक्ति है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है परमाल रासो। ठीक याद रखिएगा, परमाल रासो से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है केवीएस पीजीटी में। राजमती से रूठकर विसलदेव कहाँ चले गए थे? तो राजमती से रूठकर जो है विसलदेव कहाँ चले गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक याद रखिएगा, ओडिशा राज्य चले गए थे विसलदेव राजमती से रूठकर। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में। अष्टयाम पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अष्टयाम नामक पुस्तक जो है इसमें किसकी दिनचर्या जो है इसका वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम। ठीक याद रखिएगा, भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है अष्टयाम पुस्तक में। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया है केवीएस पीजीटी में। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो ये लिखा है गोकुलनाथ ने। ठीक याद रखिएगा, गोकुलनाथ ने लिखा है 84 वैष्णव की वार्ता। तो इसका संबंध जो है वो किस संप्रदाय से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ संप्रदाय। ठीक याद रखिएगा, ये जो है वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आता है 84 वैष्णव की वार्ता। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया है केवीएस पीजीटी में। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई मानी जाती है? तो अष्टयाम जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। ठीक याद रखिएगा, ये जो है अष्टयाम ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया है केवीएस पीजीटी में। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामानंद ने जो है अपनी किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामार्चन पद्धति। ठीक रखिएगा, रामार्चन पद्धति जो है इसमें रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया है एनबीएस पीजीटी में। मृगावती के लेखक का नाम क्या है? मृगावती। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुतुम्बन। ठीक रखिएगा, कुतुम्बन जो है इन्होंने लिखा है मृगावती। और मधुमालती ने जो है लिखा है मंझन ने। ठीक रखिएगा, मंझन ने लिखा है मधुमालती।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है केवीएस पीजीटी में। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामानुज के श्री संप्रदाय में जो है किसकी उपासना होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। ठीक याद रखिएगा, विष्णु की उपासना होती है श्री संप्रदाय में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया है केवीएस पीजीटी में। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कयामत का वर्णन जो है जायसी द्वारा किस काव्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आखिरी कलाम। ठीक याद रखिएगा, आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में। शिवा को बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे जो शिवा दिया गया है इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी। यानी शिवाजी महाराज के लिए कहा गया है शिवा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में। सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नायक। ठीक है, रखिएगा, नावक का अर्थ है नायक। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में। इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है चंद्रालोक की छाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है चंद्रालोक की छाया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाषा भूषण। ठीक है, रखिएगा, भाषा भूषण जो है ये चंद्रालोक की छाया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में। अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देव। ठीक है, रखिएगा, देव कवि ने लिखा है। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु को ये पंक्ति जो है किस पुस्तक से ली गई? तो हिंदी जो है नई चाल में ढली, भारतेंदु की ये पंक्ति जो है किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालचक्र। ठीक है, रखिएगा, कालचक्र पुस्तक से ली गई है हिंदी नई चाल में ढली। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था एनवीएस पीजीटी में। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगर समझने वाले लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगर समझने वाले लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी। और इनका उपनाम है प्रेमघन। ठीक है, रखिएगा, इनका उपनाम है प्रेमघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था DSSB पीजीटी में। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा है? तो अंतःकरण की वृत्तियों जो है, वृत्तियों का चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने जो है इन पंक्तियों में इसका संबंध किससे है? तो शुक्ल जी की इन पंक्तियों में इसका संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में ये कथन कहा गया है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वे पूर्वीपन की परवाह ना करके अपने वैश्वारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। तो शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ये लिखा है उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, रखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये किसका कथन है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्ताह
सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? तो सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक जो है इसमें कौन सी कवयित्री शामिल थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शकुंतला माथुर। क्या रखिएगा, शकुंतला माथुर जो है ये दूसरा सप्तक में शामिल थी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए। तो बहुत जल्द जो है हमारा ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा और 2-3 क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।